तो हेलो गाइस, वेलकम अलिफ। तो आज अपन करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि क्या है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको चालू करते हैं। सेक्टर्स क्या होता है, अलग अलग फील्ड कौन कौन सी होती है। ठीक है, जैसे कोई खेत में काम करता है, कोई फैक्ट्रीज में काम करता है। ठीक है, इस तरीके से अपन अलग अलग सेक्टर्स पढ़ेंगे किसके, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन मतलब अपने भारत के लिए, इकोनॉमी मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था। ठीक है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स। अब अपन क्या करते हैं, इन पिक्चर्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें कहीं दिख रहा है कोई खेत में काम कर रहा है। ठीक है, ये कूली दिख रहा है रेलवे स्टेशन पे, ये आंटियाँ दिख रही है खेत पे काम करते हुए, यहाँ पे कोई दुकान में दिख रहा है, और यहाँ पे कोई घर के बाहर दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ डिलीवरी करते हुए। तो यू विल फाइंड दैट दिस पीपल आर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हर जना क्या है, अलग अलग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सम ऑफ दिस आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ। अब कुछ एक्टिविटीज में क्या है, गुड्स प्रोड्यूस हो रही है। जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ईंटें बना रहे हैं, तो यहाँ पे कर रहे हैं, ये कुछ बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उत्पादन कर रहे हैं। यहाँ पे एक खेत में, अब खेत में क्या है, कुछ फसल उगा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। ठीक है, दिस एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट एज वी स्पीक। अब जब अपन बोल रहे हैं, ये एक्टिविटीज के अपने आसपास हो रही है। ठीक है, अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहीं दुकान में कोई कपड़े खरीद रहा होगा, कोई डिलीवरी कर रहा होगा, कोई खेत में काम कर रहा होगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटीज, अपन इनको समझते कैसे हैं। वन वे ऑफ डूइंग इज टू ग्रुप देम। ठीक है, या तो उनको अलग अलग हिस्सों में बांटा, अलग अलग ग्रुप्स में बांटा। ठीक है, ए बी सी इस टाइप से ग्रुपिंग करे उसकी, यूजिंग सम इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। दिस ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेक्टर्स। इन्हीं ग्रुप्स को अपन क्या बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर सेक्टर्स। तो द ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इज नोन एज सेक्टर्स। ठीक है, आगे वैसे इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। सब ध्यान रखना, कुछ एक्टिविटीज होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती है, हवा पानी। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, जैसे कॉटन का कल्टिवेशन, खेत से क्या होता है, कॉटन निकालते हैं। इट टेक्स प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन। ठीक है, जब उसका सीजन होता है कॉटन का, तब निकालते हैं। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। अपन कॉटन के पेड़ के लिए किस पे, कॉटन का जो पौधा होता है उसके लिए किसके पे डिपेंड करते हैं, सनलाइट चाहिए, रेनफॉल चाहिए, क्लाइमेट अच्छा चाहिए, तो ही तो उगेगी। अगर ये सब चीज़ें खराब होगी तो क्या होगा, नहीं उगेगी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज कॉटन। ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट, और ये क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। ठीक है, सिमिलरली इन केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स। अब क्या होता है डेयरी में, क्या होता है, जब तब उनको गाय भैंस दूध देगी तभी तो दूध निकाल सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि अपनी मर्जी पड़ी और चाह के दूध निकाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल्स, जब गाय दूध देगी, गाय या भैंस दूध देगी तभी तो अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, उसको खिलाना भी पड़ेगा अपन को। ठीक है, अगर अपन उसको खिलाएंगे नहीं, चारा ही नहीं खिलाएंगे, फोडर मतलब क्या होता है, चारा। ठीक है, द प्रोडक्ट हियर मिल्क इज ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट। मिल्क भी क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओट्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिनरल्स खाने होती है ना, जिसके अंदर से अपन कोयला वगैरह निकालते हैं, ये भी क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है। वैन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोइटिंग नेचुरल, एक्सप्लोइटिंग नेचुरल रिसोर्स, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग सेक्टर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जब अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोइट करके अपन जब किसी चीज को बनाते हैं, ठीक है, किसी गुड को बनाते हैं, तो वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। वाई प्राइमरी, प्राइमरी क्यों बोलते हैं, दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स। अब इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं, प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग, क्योंकि ये क्या बनाता है, बेस बनाता है। देख, अब अगर कॉटन ही नहीं निकलेगी तो अपन उसको फैक्ट्री में भेजेंगे ही नहीं, फैक्ट्री में भेजेंगे ही नहीं तो उससे धागा बनेगा ही नहीं, और उससे धागा नहीं बनेगा तो उससे कपड़ा नहीं बनेगा। तो मेन चीज क्या है, कॉटन हुई। ठीक है, मेन चीज क्या हुई, कॉटन हुई। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर होता है। For all other products that we subsequently make, since most of the natural products we get from agricultural, daily feeding, forestry, this sector is also called as agricultural and related sector। ये एक और नाम याद रख लेना, क्या होता है, एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं इसको, किसको, प्राइमरी सेक्टर को। ठीक है, ध्यान रखना, ये आ सकता है। अब ऐसे अगर, वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं व्हाट इज अ प्राइमरी सेक्टर, पर अगर घुमा के क्वेश्चन देना हो तो दे सकता है व्हाट इज एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। ठीक है, जैसे अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने गेहूं के फसल हो गई। ठीक है, अब उससे क्या करूंगा, गेहूं निकालूंगा, गेहूं से क्या बनाऊंगा, आटा बनाऊंगा, फिर आटे से अलग अलग चीजें बनेगी। तो सबसे पहली चीज क्या हुई, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हुई, गेहूं, वीट। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज आती है सेकेंडरी सेक्टर। Secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associated with industrial activities। इसका क्या मतलब हुआ, पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक बार इसको अंडरलाइन का हाईलाइट कर देते हैं।
सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर वो चीज होती है, वो जगह होती है जहाँ पे अपन क्या करते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कॉटन है, कॉटन अपन ने उगा लिया, अब उसका क्या बनाएंगे? फाइबर बनाएंगे, उसका धागा बनाएंगे, ठीक है, कॉटन का धागा होता है ना, वैसा। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। प्राइमरी के बाद अगला स्टेप क्या होता है? सेकेंडरी। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर बट हैज टू बी मेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो अपन यहाँ पे जो अपन प्रोडक्ट बना रहे हैं वो नेचर का नहीं बनाया, वो मैन मेड होगा। एंड देयर फॉर सम प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल, ठीक है। दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, क्या हो सकता है? फैक्ट्री में हो सकता है, वर्कशॉप पे हो सकता है, और घर पे भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यान, ठीक है, उसका क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं, जैसे गांधी जी चरखा चलाते थे। एंड वीव क्लोथ, फिर उसका क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं। जैसे यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल, शुगर केन क्या होता है? गन्ना, ठीक है, गन्ने का अपन क्या बनाते हैं? रस बनाते हैं, ठीक है, गन्ने का रस बनाते हैं, फिर उससे क्या बनाते हैं? शक्कर और गुड़ बनाते हैं। तो वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, ठीक है, जो अपन धरती से मिट्टी निकालते हैं उसकी क्या बनाते हैं? अपन ईंटें बनाते हैं, और फिर उन ईंटों से अपन क्या बनाते हैं? अपना घर बनाते हैं। तो ये सब चीज ट्रांसफॉर्मेशन किसमें आता है? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, इसमें क्या होती है? इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व होती जा रही, ठीक है। जनरली क्या होती है? ज्यादातर क्या होती है इसमें? फैक्ट्रीज होती है। तो इसको और क्या बोलते हैं अपन? इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अपन? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये चीज हो गई। अब अगली चीज है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद क्या आएगा? देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्शियरी सेक्टर, उसको क्या बोलते हैं? टर्शियरी सेक्टर, एंड इज डिफरेंट फ्रॉम द अबव टू। ये क्या है? इन दोनों से अलग है। these आर एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। अब इस टर्शियरी की एक्टिविटीज क्या करती है? प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करती है, ठीक है। कैसे हेल्प करती है देखते हैं अपन, ठीक है। एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। आफ्टर प्राइमरी और सेकेंडरी देयर इज अ थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल इन द टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। और क्या करती है ये? इन दोनों को हेल्प करती है, किसको? प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी। कैसे हेल्प करती है देखते हैं आगे। दिस एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। अब ये क्या करती है? कुछ प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक है। अपन ऐसा नहीं कि भाई इसमें कुछ प्रोड्यूस होगा, इसमें कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा, पर वो क्या करेंगे? दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस। पर क्या करती है? जो प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी एक्टिविटीज, उनको सपोर्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जो अपन ने गुड्स बनाई प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्ट। अब उसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने गुड बनाई गुजरात में, मेरे को ले जानी है राजस्थान में, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सी क्या चाहिएगा? मेरे को ट्रक चाहिएगी, ट्रेन चाहिएगी, कुछ भी व्हीकल चाहिएगा। एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दिस इन गोडाउन, उनको गोडाउन में भी स्टोर करना पड़ेगा। वी में ऑल्सो नीड टू टॉक अदर ओवर टेलीफोन। अपन को क्या किसी से फोन पे भी बात करनी पड़ेगी, भाई मैं यहाँ से ये गुड ट्रांसफर कर रहा हूँ तो वहां से ले लेना, ठीक है। उसका सेंड लेटर्स, ठीक है, कम्युनिकेशन चाहिएगी, पैसे भी लेने पड़ेंगे, बैंक भी चाहिएगा, ठीक है, बैंक से जाके पैसे लेने पड़ेंगे। और ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे बैंक क्या है? कुछ गुड प्रोड्यूस थोड़ी कर रहा है, वो क्या कर रहा है? बैंक क्या कर रहा है? पैसे का ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिससे अपन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का काम कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बस ये क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करने के लिए काम आता है, ठीक है। अपन ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं भाई? जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस होगी उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो चाहिए। जैसे मैंने गेहूं उगाया, अब गेहूं को फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिएगा? मेरे को ट्रक चाहिएगी, ट्रैक्टर चाहिएगा, ठीक है। और जब मैंने सेकेंडरी में ट्रांसफर कर दिया, वहां से वापस गेहूं का आटा पीसा गया, उसको अपन ने कट्टे में पैक कर दिया, उसको वापस दुकानों पर ट्रांसफर करने के लिए भी क्या चाहिएगा? ट्रक चाहिएगी। यहाँ पे क्या आता है? टर्शियरी सेक्टर आता है, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स, यहाँ तक ये पूरा लिखना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको और क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस सेक्टर ऑल्सो इंक्लूड सम एसेंशियल सर्विसेज दैट मे नॉट डायरेक्टली हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जांपल वी रिक्वायर टीचर्स, ठीक है। अब ये भी क्या होता है? टीचर्स, डॉक्टर्स, ठीक है। टीचर्स क्या होता है? बच्चों को पढ़ाने का काम आता है। अब ये क्या है? इनको कुछ प्रोड्यूस मतलब कुछ बेनिफिट तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इन द प्रोडक्शन में कुछ टीचर क्या प्रोडक्शन में हेल्प तो नहीं कर रहे, पर उन बच्चों को सिखा रहा है। जैसे डॉक्टर्स है, ठीक है। अब डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस में गुड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प थोड़ी कर रहे हैं, पर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए? डॉक्टर्स तो चाहिए ना। हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज, ठीक है, पर्सनल सर्विसेज भी होती है। ये सब किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अकाउंटिंग वर्क्स। सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, ये सब भी किस में आते हैं? टर्शियरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। Economic activities through are grouped into
थ्री डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ये क्या एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना। प्राइमरी सेकेंडरी पे निर्भर है, सेकेंडरी प्राइमरी पे निर्भर है। अगर गेहूं नहीं बनाऊंगा तो फिर गेहूं की फैक्ट्रीज ही नहीं चलेगी। तो ये सब एक दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये पढ़ लेना। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, अब इन तीनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। क्या करता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ गुड्स बनाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनती है। एंड सर्विसेज ऑल्सो द थ्री सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब क्या बहुत सारे जने भी काम करते हैं इन सब में, ठीक है, टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विसेज। द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर इज टू सी हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, एंड हाउ मेनी पीपल वर्क इन ईच सेक्टर। अब हर सेक्टर में कितने जने काम करते हैं और कितनी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस होती है। इन एन इकोनॉमी देयर कुड बी वन और मोर सेक्टर्स, क्या था, एक से ज्यादा सेक्टर्स हो सकते हैं, विच आर डोमिनेट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाइल अदर सेक्टर्स आर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज। अब कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें लोग ज्यादा चाहिए काम करने के लिए, कुछ सेक्टर्स होते हैं जिसमें लोग क्या चाहिए, कम चाहिए। जैसे खेत में क्या चाहिए, कम जने चाहिए, क्योंकि खेत क्या होता है, पौधा तो ऑटोमेटिक उगता है। पर फैक्ट्रीज में क्या चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड know the total production in each sectors, ठीक है। With so many thousands of goods and services produced, you might think that this is an impossible task. अब अपन को क्या लगता है कि ये तो बहुत impossible task है, पर ऐसा नहीं है। Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें बना रहे, इतने सारे कार्स कंप्यूटर्स बना रहे, इन सब का सेंस कैसे बना है, ठीक है। यू आर राइट इन थिंकिंग सो। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम, इकोनॉमिस्ट सजेस्ट दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स। क्या होता है, वैल्यूज यूज करनी है किसी गुड्स और सर्विसेज की, रादर देन एडिंग अप एक्चुअल नंबर। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इफ 10,000 kgs ऑफ व्हीट इज सोल्ड एट ₹20 पर केजी, ठीक है, 10,000 किलो गेहूं है, क्या कितने में बेचा, ₹20 पर केजी पे बेचा, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 20 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लग गया यहाँ पे, 1 2 2, तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी इसकी, 2 lakhs, ठीक है। किसकी, 10,000 kg की कॉस्ट कितनी हुई, 2 lakhs रुपीज। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट एट ₹15 पर कोकोनट, ठीक है, 5,000 कोकोनट 15 रुपए के हिसाब से कितना होगी, 75,000। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन थ्री सेक्टर्स आर कैलकुलेटेड एंड देन एडेड अप, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें तो क्या करते हैं, तीनों सेक्टर की कैलकुलेट कर लेते हैं और उनको ऐड करते हैं। Remember, there is one precaution one has to take. Not every good or service that is produced and sold needs to be counted, ठीक है। अब not every, हर चीज को काउंट नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। It makes sense only to include the final goods and services, ठीक है। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज है ना, उसको ही काउंट करना है। टेक फॉर इंस्टेंस अ फार्मर हु सेल्स अ व्हीट, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक किसान है जो कि क्या कर रहा है, गेहूं बेच रहा है, किसको, फ्लोर मिल। फ्लोर मिल मतलब आटा चक्की को, ठीक है। वो कितने में बेच रहा है, 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। फिर उसने क्या करा, आटा चक्की वाले मालिक ने, द मिल ग्राइंड्स द व्हीट, ठीक है, उसका आटा पीसा किसका, गेहूं का, एंड सेल्स द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी। फिर उसने क्या करा, बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेचा, कितने में, 25 रुपए किलो पे। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर, बिस्किट कंपनी क्या करती है, उस आटा का इस्तेमाल करती है, ठीक है। और उसमें क्या करती है, चीजें भी डालती है, जैसे शक्कर डालते हैं, ठीक है, ऑयल डालते हैं, टू मेक 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, ठीक है, 4 पैकेट बनाए उसने बिस्किट से। इट सेल्स द बिस्किट्स इन द मार्केट टू कंज्यूमर्स फॉर ₹80, ठीक है। 4 पैकेट के कितने हुए, 80, कैसे, 20 रुपए का एक पैकेट, 4 पैकेट के कितने हुए, 80। बिस्किट्स आर द फाइनल गुड्स, दैट इज द गुड्स दैट रीच द कस्टमर कंज्यूमर्स, ठीक है। आया समझ में। किसान था, उसने क्या करा, गेहूं बेचा आटा बनाने वाली कंपनी को, ठीक है। आटा बनाने वाली कंपनी ने क्या करा, आटा पीसा और उसको बिस्किट बनाने वाली कंपनी को बेचा, ठीक है, 25 रुपए किलो के हिसाब से। फिर बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या बनाया, उसी आटे से कितना बनाया, 4 पैकेट बनाया, ठीक है। एक पैकेट की कीमत है 20 रुपए, 4 पैकेट की कितनी हो गई, 80 रुपए। तो 80 रुपए अपनी क्या हुई, फाइनल कॉस्ट हुई। 80 रुपीज क्या हुई अपनी फाइनल कॉस्ट, ठीक है। वाई आर द ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड क्यों हुई, देखो इसके अंदर पहले के 25 रुपए भी ऐड हो गए, आएगा समझ में, आ गया देखो अभी। इन कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स, गुड्स सच एज व्हीट एंड द व्हीट फ्लोर इन दिस एग्जांपल आर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट मतलब वो बीच के हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जो कि क्या करते हैं, यूज करे जाते हैं फाइनल गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब जो फाइनल गुड्स है ना, उसके अंदर ये सब इंक्लूड हो जाते हैं, कौन सी, इंटरमीडिएट गुड्स। कैसे हुआ है, जैसे अब मैंने 20 रुपए किलो गेहूं बेचा है, तो मैं उससे ज्यादा ही बेचूंगा, उससे कम तो नहीं बेचूंगा ना,
अब मैंने 20 रुपए किलो गेहूं को 25 में बेचा तो 5 रुपए क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। आया समझ में? 5 रुपए, अब ये 25 रुपए से मैंने कितने बनाए, 80 रुपीज बनाए, तो 65, सॉरी 55, ठीक है, 55 रुपीज क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट हुआ। इसमें क्या हुआ, ये 25 इंक्लूड हो गया। आया समझ में? आया? देख 80 रुपए बने लास्ट में, ठीक है। मैंने आटा कितने में लिया था उससे, 25 में, 25 में लिया था। 80 में से 25 गए, गए कितने बचे, 55, 55 मेरा तो प्रॉफिट हो गया। और उसमें जो 25 मैंने सेकंड चीज जने से लिया था, वो 25 इसमें इंक्लूड हो गया ना 80 में। आया समझ में? आ गया? जैसे मैंने उस किसान से लिए थे 20 रुपए किलो में गेहूँ, ठीक है, मैंने वापस उसको आगे वाले को कितने में बेचा, 25 में। 5 रुपए मेरे इससे के रख लिए, 20 रुपए जो मैंने उससे लिए थे किसान से, वो इसमें इंक्लूड हो गया ना 25 में। आया समझ में? इस तरीके से काम जो, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, फाइनल वैल्यू को लेते हैं, वैल्यू ऑफ ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। Hence, the value of rupees 80 for the biscuits final good are already includes the value of flour 25, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, ये 25 इंक्लूड हो गया। Similarly, with the value of all other intermediate goods would have been included। अब क्या होगा, तुम अगर कपड़ा खरीदते हो, ठीक है, उसके अंदर क्या आता है, लाने ले जाने का खर्चा भी आता है, ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा आता है, ठीक है, सब चीज़ों का खर्चा उसमें इंक्लूड हो जाता है, दुकान का किराया भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, सब चीज़ें उसमें इंक्लूड हो जाती है। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर एंड व्हीट सेपरेटली इज देयरफॉर नॉट करेक्ट, ठीक है, इसको अलग अलग काउंट करने का मतलब है ही नहीं, बिकॉज देन वी वुड बी काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम थिंग्स अ नंबर ऑफ टाइम्स, फर्स्ट एज व्हीट, ठीक है, पहले गेहूं में, फिर आटे में, और फाइनली बिस्किट्स में, तो अलग अलग काउंट नहीं करना, जो फाइनल है वही काटना है। अब ये दादी मम्मा कह रही है क्या, बट आई शुड बी पेड द फुल वैल्यू ऑफ द व्हीट दैट आई प्रोड्यूस। ये कह रही है भाई मेरे को तो 20 रुपये ही मिले, पर बिस्किट बनाने वाले ने तो 80 रुपये में बेचा, मेरा तो नुकसान हुआ। अब इनको कौन समझाएगा, समझाओ भाई। The value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। क्या समझ में आया? जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है, ठीक है, हर सेक्टर में प्रोड्यूस करे जाती है पूरे साल भर में, उसको अपन बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, ठीक है। जैसे साल भर में खेत में कितने गेहूं हुए पूरे देश भर में, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर में कितने गेहूं हुए। And the sum of production in the different sectors gives what is called the gross domestic product, GDP। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, व्हाट इज जीडीपी, ठीक है, क्या होता है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर, हाउ बिग द इकोनॉमी इज। अब ये न्यूज में बहुत सारा सुना होगा कि जीडीपी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ानी है, क्यों बढ़ानी है, ठीक है। जीडीपी क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों में कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, उन तीनों को क्या, उन तीनों का सम क्या होता है, जीडीपी। उन तीनों के सम को क्या बोलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अपने देश में कितना उत्पादन हुआ अलग अलग सेक्टर से। जीडीपी क्या बताती है कि अपने देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, जिसकी जीडीपी ज्यादा होगी वो देश क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। इन इंडिया द मेमोर टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। कौन मेजर करता है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री। दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, अलग अलग, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और फिर उसका क्या करते हैं, जीडीपी का एस्टिमेट करते हैं। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट बिगेन टू ब्रिंग आउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड्स ग्रॉस वैल्यूड एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, क्या है, ग्रॉस वैल्यू एडेड इन प्लेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स टुवर्ड्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या करा इन्होंने, नई नई टर्म लाया, क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीडीपी की जगह पे, ठीक है, नाम अलग है इसका। द जीवीए, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ध्यान रखना इसमें, जीडीपी तो क्या होता है, खाली प्रोडक्शन मेजर करता है, पर ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या करता है, टैक्स और सब्सिडीज लगाने के बाद, ठीक है, उनको एडजस्ट करने के बाद जो कंट्रीब्यूशन है ना तीनों सेक्टर्स का, उसको मेजर करता है, ठीक है। अब ये बेसिक डेफिनेशन आ सकती है 1 नंबर के क्वेश्चन में, ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू के अंदर क्या है, लाइन टू लाइन पढ़नी इंपॉर्टेंट है। यू विल लर्न मोर अबाउट द जीवीए एंड जीडीपी, जीवीए एंड द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए इन हायर क्लासेस, ठीक है, यहाँ के लिए इतना ही है। अगला है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। Generally, it has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, primary sector was the most important। अब initial क्या था, पहले तो लोग खाली खेती ज़्यादा करते थे, तो primary sector क्या था, ज़्यादा important था। As the methods of farming changed and agricultural sector began to prosper, अब जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज आई,
ट्रैक्टर्स मशीन वगैरह आई, उसने क्या करा, ज़्यादा बनाना चालू कर दिया, ठीक है, अच्छी फसल उगनी चालू हुई। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज, तो लोग ने क्या करा, अलग अलग काम करना चालू कर दिया, ठीक है। जैसे पहले 10 जने खेत में काम करते थे, मशीन आ गई, अब क्या कर रहे हैं, 2 जने खेत में काम कर रहे हैं, तो 8 जने क्या हो गए, दूसरी एक्टिविटीज करने लगे। देयर वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ठीक है, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इंक्रीज मेनी टाइम्स। बिसाइड्स देयर वर ऑल्सो ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर। पहले क्या था, लोग ज़्यादातर प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व थे। ओवर अ लॉन्ग टाइम एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज केम अप, फिर क्या हुई, फैक्ट्रीज का आई, ठीक है, एंड स्टार्टेड एक्सपांडिंग, फिर फैक्ट्रीज क्या हुई, बढ़नी चालू हुई। दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड इन द फार्म्स, जो पहले खेत में काम करते थे, अब क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं। दे वर फोर्स टू डू सो एज यू रीड इन हिस्ट्री चैप्टर्स, ठीक है। अब उनको पता है कि लोगों को पहले मजबूर किया जाता था फैक्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है। पीपल बिगेन टू यूज मेनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज एट चीप रेट्स, क्या सस्ते दामों में ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी। सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट हुआ, और ओवर अ टाइम अ शिफ्ट है टेकन प्लेस, ठीक है ना, शिफ्ट हो गई, मतलब लोग क्या हुए, प्राइमरी से सेकेंडरी में शिफ्ट हो गए। इन द पास्ट 100 years देयर हैड बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर पे शिफ्ट हुआ, क्यों हुआ, जैसे पहले क्या होती, बैलगाड़ियाँ होती थी, पर अब क्या हुआ, बस हो गई, ट्रक हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, तो क्या हुआ, द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, ठीक है, ज़्यादातर काम करने वाले लोग किसमें, सर्विस सेक्टर में ही है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन 3 sectors ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स, देयर बीन चेंज, वी शैल सी इन नेक्स्ट सेक्टर, ये अगले सेक्शन में देखेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया, ग्राफ बताता है, ये बताता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विस इन 3 sectors, ठीक है। पहले देखो प्राइमरी में इतना था, फिर प्राइमरी में इतना बड़ा, सेकेंडरी में इतना बड़ा, अभी तक सबसे ज़्यादा किसमें बड़ा, टर्शियरी में बड़ा, ठीक है। राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। ओवर द 40 years between 1977 and 78 and 2017-18, while production in all the 3 sectors has increased, it has increased the most in tertiary sector। अब tertiary sector में इतना क्यों बढ़ा? As a result, in the year 2017-18, the tertiary sector has emerged as the one of the largest producing sectors in India, replacing the primary sectors। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब मैं ये लाइन दे दूंगा, द टर्शियरी सेक्टर हैज इमर्ज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडियन रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट्स बनाएंगे, ये क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमर्स चालू, द टर्शियरी सेक्टर हैज इमर्ज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। वाई इज द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन दे रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन एनी कंट्री, किसी भी देश में क्या होती है, सेवरल सर्विसेज, बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, ठीक है, आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, स्कूल्स वगैरह चाहिए होते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन चाहिए होते हैं, कोर्ट चाहिए होते हैं, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सब क्या होता है, चाहिए होते हैं। इनको क्या होता है, बेसिक सर्विसेज होता है, इनके बिना अपना काम ही नहीं चल सकता। तो इन अ डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विस, ये अपना क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, ये बेस सर्विस होते हैं, इसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर क्या हुआ, इंपॉर्टेंट हुआ। सेकंड, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अगर क्या होता है, एग्रीकल्चर डेवलप होता है, मतलब खेत में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, तो वो क्या करता है, बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रेड, अगर ज़्यादा फसल उगेगी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रेड, ठीक है, बाजार में ट्रेड करते हैं ना, सौदा, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर मोर वुड द डिमांड ऑफ सर्च सर्विसेज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, थर्ड, एज इनकम लेवल राइसेस सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट। अब जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ता है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, तुम क्या करोगे, रेस्टोरेंट में घूमने जाओगे, ठीक है, पहाड़ों पे जाओगे, शॉपिंग करने जाओगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे, प्राइवेट स्कूल में जाओगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग करोगे। तो ये सब क्या होते हैं, शार्पली इन सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ें डिमांड करते हैं। तो ये भी क्या है, तीसरा रीजन है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, अब क्या होता है, अलग अलग सर्विसेज आई है, ठीक है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी सर्विसेज आई, इनके बिना अपना काम ही नहीं चल रहा है, आज बिना वेबसाइट के किसी का भी काम नहीं चलता है।
ठीक है, बिना फोन के किसी का भी काम नहीं चलता है। हर चीज में क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। तो ये भी क्या हुआ, फोर्थ रीजन हो गया। तो इस वजह से टर्शियरी सेक्टर क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, ये रीजन है इसके। However, you must remember that not all the services sectors is going equally well. ठीक है, अब हर सेक्टर इतना अच्छे तरीके से नहीं ग्रो हो रहा है। सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ठीक है, ये क्या करता है, अलग अलग काइंड के लोगों को रोजगार देता है। एट वन एंड देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ सर्विसेज। क्या है, एक तो क्या सर्विसेज लिमिटेड है, दैट एम्प्लॉय हाई स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर्स। और दूसरी तरफ क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर्स है। ठीक है, इंगेज इन सर्विसेज सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन। ठीक है, तो एक तरीके तो एक तरफ तो क्या है, बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, एक तरफ क्या है, बहुत कम लोग हैं। दिस पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न अ लिविंग, जिनको क्या है, रोजगार करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे एक छोटी सी किराना की दुकान है, उसकी कमाई कम हो रही है, तो उसको क्या घर चलाने में दिक्कत हो रही है। दे परफॉर्म द सर्विसेज बिकॉज नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क आर अवेलेबल। फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनके पास क्या और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, जैसे टेम्पो चलाने वाला है, उसके पास और कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, टेम्पो ही चलाएगा। हैंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। ग्राफ 2 बताता है द शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीवीए। ठीक है, ग्रोस वैल्यू एडेड में। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द 40 ईयर्स। देखो, पहले कितना था, प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग काम करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, प्राइमरी में 44 हो गया। ठीक है, टर्शरी में इतना काम करते थे, सॉरी सेकेंडरी में 11 काम करते थे, फिर सेकेंडरी में इतना बढ़ा, टर्शरी में 18 थे, 31 हो गए। तो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग ग्रोथ हुई। Graph 2 year. A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of the three sectors in GVA, a similar shift has not taken place in the employment. ठीक है, जितना फैक्टर शिफ्ट फैक्टर्स में हुआ उतना एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। ठीक है, why didn't a similar shift out of the primary sector happen in case of the employment? अब क्या हुआ, ऐसा शिफ्ट प्राइमरी सेक्टर में क्यों नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में? इट इज बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इतनी नौकरियां नहीं हुई कि लोग क्या करते, प्राइमरी से शिफ्ट हुए। इवन द इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप। ठीक है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी बढ़ा, गुड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा, मोर देन 9 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाय अराउंड 3 टाइम्स। खाली एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ, 3 टाइम्स ही बढ़ा, जबकि ये गुड्स का प्रोडक्शन कितना बढ़ा, 9 टाइम्स। द सेम अप्लाइज टू द टर्शरी सेक्टर एज वेल। While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. देख लो कितना कम है, 14 टाइम्स बढ़ा एक तो, और पर एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा, 5 टाइम्स ही बढ़ा। एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन द एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड। In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce the rest of the produce, whereas the employ less, about half the people does this. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या करता है, बाकी का हिस्से का प्रोड्यूस बनाता है, पर वो क्या करता है, हाफ द पीपल, मतलब जो भी प्राइमरी सेक्टर के जो लोग काम करते हैं उससे आधे लोगों को एम्प्लॉय करके इतना चीज बना देता है। ठीक है, दस दिस मीन्स दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज द गुड। तो इसका मतलब ये है कि जो भी लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं वो उतना उत्पादन नहीं कर रहे हैं जितना उनको करना चाहिए। वॉट इट मीन्स इज दैट देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या ज्यादा लोग काम कर रहे हैं जितने जरूरत है, जैसे 10 जने की जरूरत है खेत में, पर काम कितने कर रहे हैं, 20 जने, तो वो नहीं करना है। सो इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर अपन उनको 10, जैसे 10 जने की जरूरत है पर 20 जने काम कर रहे हैं, मैं 10 जने निकाल दूंगा तो भी काम पे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है, काम है जरूरत है 10 जने की पर काम कितने कर रहे हैं, 20 जने, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयड। ठीक है, वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। तो आज अपन करेंगे पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट वन तक यहाँ तक पढ़ लिया था, अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब बताया था कि जितने लोग चाहिए उससे ज्यादा जब काम करते तो वो क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयड होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस के लिए किसका एग्जांपल लेते हैं, टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर। एक स्मॉल फार्मर, एक छोटे से किसान का एग्जांपल लेते हैं। क्या नाम है उसका, लक्ष्मी। ठीक है, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। उसके पास क्या है, 2 हेक्टर का लैंड है। अनइरिगेटेड मतलब जिसपे सिंचाई नहीं करी हुई है। ठीक है, जिसको पानी नहीं पिला रखा है, सूखी जमीन है। डिपेंड ओनली ऑन रेन, अब वो किस पे निर्भर है, खाली बारिश पे निर्भर है। अगर बारिश आएगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं आएगी तो उसकी फसल अच्छी नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि क्रॉप कौन सी है, जवार और अरहर। अरहर की दाल होती है ना। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वर्क इन द प्लॉट थ्रू आउट द ईयर। अब क्या हो रहा है, उसके 500 जने घर में, कितने जने उसके, 5 जने।
पांचों क्या कर रहे हैं, खेत पे काम कर रहे हैं, ठीक है, साल भर कहाँ पे काम कर रहे हैं, खेत पे। दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, और क्या है उनके पास खेत के ऊपर काम करने के अलावा और वो कहीं पे भी नहीं जाते हैं। तो यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, हर जना काम कर रहा है, कोई भी खाली नहीं बैठा है। पर इट्स इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर इफेक्ट गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। अब उनका क्या हो रहा है, लेबर इफेक्ट गेट्स डिवाइडेड, जैसे 5 जनों का काम है, जितना भी काम है वो क्या हो रहा है, 5 जनों में बट रहा है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क, हर एक जना कोई ना कोई काम कर रहा है, बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड, पर कोई भी क्या है, फुल्ली तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, मतलब फुल्ली तरीके से उसके पास क्या है, रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा, उस पे इस खेत पे अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, वो फसल तो उगेगी नहीं, तो जितने भी जने इन्होंने काम करा इनकी मेहनत क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो वेयर पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग, अपन को ऐसा लग रहा है कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहे हैं, लेस काम कर रहे हैं उनके पोटेंशियल से कम। अब क्योंकि बारिश आती है तब तो कोई काम ही नहीं रहता है, जैसे खेत में अपन ने बीज बो दिया, अब उसके बाद तो पेड़ उगेगा तभी उगेगा ना, बाकी टाइम क्या करेंगे, खाली बैठे रहेंगे। तो अपन को दिख रहा है उन्होंने काम करा, पर उन्होंने काम क्या करा है, बहुत कम करा है, उनके पोटेंशियल से कम। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, ठीक है। अब ये क्या है, उसके पास जॉब तो है पर इज क्लियरली विजिबल एज अंडर एम्प्लॉयड, पर उसको क्या करते हैं, क्या उसके पास जॉब नहीं है पर उसको क्या करते हैं, अंडर एम्प्लॉयड में लेते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आता है एग्जाम में, हाईलाइट कर देता हूँ। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, इस तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन, ठीक है, हु डज नॉट हैव अ जॉब, उसके पास जॉब नहीं है, एंड इज क्लियरली विजिबल एज अंडर एम्प्लॉयड, और वो सामने दिखता है कि भाई उसके पास काम नहीं है, वो बेरोजगार है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड कौन सा, जमींदार, सुखाराम, ठीक है, कम्स एंड हायर्स 1 or 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब क्या होता है, एक जमींदार आता है जिसका नाम क्या है, सुखराम, ठीक है। वो आता है और यहाँ से क्या लेता है, 1 या 2 जने ले लेता है, किसके, लक्ष्मी के घर के, टू वर्क ऑन हिज लैंड, उसके खेत में काम कराने के लिए। अब लक्ष्मी फैमिली इज नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। अब उनके पास क्या हो रही है, इनकम ज्यादा हो रही है, क्योंकि उस खेत पे भी काम हो रहा है, और ये लोग जो सुखाराम के यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ से भी उनको क्या हो रही है, पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। सिंस यू डू नॉट नीड 5 people टू लुक आफ्टर दैट स्मॉल प्लॉट, अब उतने छोटे से खेत के लिए अपन को क्या चाहिए, 5 लोग नहीं चाहिए, ठीक है। 2 people मूविंग आउट डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन ऑन देयर फार्म, और 2 जने बाहर भी निकल गए तो भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अफेक्ट नहीं हो रहा है फार्म पे, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल 2 people मे मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अब ये 2 जन जो यहाँ से निकले खेत से, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज, क्या होगा, फैमिली की अर्निंग इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इनकम इंक्रीज हो जाएगी। एंड दे वुड ऑल्सो कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड, और जो पहले उस खेत से जितना फसल उग रही थी उतनी तो उगेगी ही है, पर ये 2 जने एक्स्ट्रा काम करके ला रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, इनकम बढ़ा रहे फैमिली की। आया समझ में। देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, वैसे अपने खेत में क्या है, बहुत सारे जने हैं, ठीक है, अपने देश में क्या है, बहुत सारे जने हैं, जहाँ पे चाहिए खाली 10 जने, पर लग रहे कितने, 15 जने लग रहे पूरे परिवार के, ठीक है। दिस मीन्स दैट इवन इफ यू रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर, अगर अपन एग्रीकल्चरल सेक्टर में से बहुत सारे लोग हटा भी दें और उनको क्या करें, प्रोवाइड प्रॉपर वर्क, उनको अच्छे तरीके से रोजगार दें, तो क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन सफर नहीं होगा, ठीक है ना, तो भी फसल उतनी की उतनी ही उगेगी अगर अपन कुछ लोग को हटा भी दें। द इनकम्स ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज, इनकी क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, और टोटल फैमिली इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं कि एक खेत में ही हो, ठीक है, एग्रीकल्चर में हो जरूरी नहीं है, दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, सर्विस सेक्टर होता है ना, जैसे बैंक वगैरह, स्कूल वगैरह, क्या होता है, कैजुअल वर्कर होता है बहुत सारे, अर्बन एरिया, सिटी की बात करें, ठीक है। हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो क्या करते हैं, रोज के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, जो करते हैं ना, रोज करते हैं, रोज कमाते हैं, इस तरीके से। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, पेंटर्स क्या है, 2 दिन में काम खत्म हुआ चला गया, ठीक है। प्लम्बर्स क्या हुआ, नल सही हुआ चला गया, तो ये क्या करते हैं, रोज कमाते हैं, ठीक है। रिपेयर पर्सन एंड अदर्स डूइंग ऑड जॉब्स, मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे, अब इनको जरूरी नहीं है कि रोज ही काम मिले, पेंट क्या रोज थोड़ी कराएंगे, नल क्या रोज थोड़ी सही कराएंगे। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑफ द स्ट्रीट pushing a cart or selling something where they can spend the whole day but earn very little। अब अपन कुछ ऐसे देख सकते हैं, जैसे लारी वाले देखते हैं, पूरा दिन मेहनत करके काम करता था पर कमाई कितनी होती है, बहुत कम। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज, अब उनके पास क्या, इस काम को करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, या तो ये काम कर या फिर भूखा मर, अब उनके पास क्या और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, ये काम करते हैं।
ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं बता दूंगा। अब ये हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, अब अपन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए कैसे, ठीक है, रोजगार दे कैसे। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में क्या होती है, कंसिडरेबल क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है। देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल, और कुछ को तो क्या है, रोजगार भी नहीं है। इन वॉट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, अब किन तरीके से अपन एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं लोगों के लिए। लेट अस लुक एट सम ऑफ देम, अपन देखते हैं कुछ तरीके, ठीक है। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी का केस लेते हैं। विद अ 2 हेक्टर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, वापस किसकी बात कर रहे हैं, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके पास क्या है, 2 हेक्टर का प्लॉट है अनइरिगेटेड, मतलब जिसपे पानी नहीं पिलाया हुआ है। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन, गवर्नमेंट क्या दे दे उसको, सरकार उसको पैसा दे दे या फिर बैंक उसको क्या दे दे, लोन दे दे, ताकि वो क्या कर सके, कुआं खुदवा सके, ठीक है। कुआं खुदवाए या ट्यूबवेल खुदवाए फॉर आर फैमिली टू इरिगेट द लैंड, ताकि वो क्या कर सकते हैं, खेत की सिंचाई कर सके। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड, फिर वो क्या कर सकती है, उसके खेत को पानी पिला सकती है। एंड टेक अ सेकंड क्रॉप, और क्या कर सकती है, दूसरी फसल भी उगा सकती है। जैसे अब पानी पिलाया, पहले वाली फसल अच्छी हो गई तो दूसरी फसल भी उगा सकती है। अब मान लेते हैं अगर बारिश के ऊपर डिपेंड होती तो क्या होता, बारिश लेट होती तो उसकी फसल क्या होती, देर से उगती। पर अब वो पानी बारिश पे निर्भर नहीं है, वो क्या है, उसके पास पानी की बढ़िया व्यवस्था है, तो वो पानी पिलाएगी, जैसे फसल उगी नई फसल लगा लेगी। इस तरीके से ड्यूरिंग द रबी सीजन, लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज। अब 1 हेक्टर का लैंड, ठीक है, कितने जनों को रोजगार देता है, 2 जनों को, कितने दिन के लिए, 50 दिन के लिए, ठीक है। इंक्लूडिंग सोइंग, सोइंग मतलब बीज बोना, वाटरिंग पानी पिलाना, फर्टिलाइजर, ठीक है, खाद डालना, एंड हार्वेस्टिंग यानी कि उसको फसल को फाइनल प्रोडक्ट में करना, ठीक है, काटना फसल को। सो 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन आवर ओन फील्ड, ठीक है, 2 जने क्या कर सकते हैं, उसके खेत में काम कर सकते हैं। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, एक नया डैम बनाया, एंड कैनल्स आर डग टू इरिगेट मेनी सच फार्मर्स, और क्या करते हैं, उसके कैनल्स बनाते हैं, कैनल मतलब नाले बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, किसानों की मदद कर सके। दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब क्या करता है, ये क्या करता है, बहुत सारा रोजगार बना सकता है। क्यों, डैम बनाने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, सीमेंट बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए, नाले खोदने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। तो विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इटसेल्फ रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो मतलब ये क्या है, काम एग्रीकल्चरल के लिए कर रहे हैं और एग्रीकल्चर के अंदर ही रोजगार तैयार हो रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रखा है। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, अब मान लो वो पहले जैसे 50 किलो गेहूं उगा रहे थे, 50 बोरी गेहूं उगा रहे थे खेत में, अब वो 60-70 बोरी उगा रहे हैं, किसकी मदद से, प्रॉपर इरिगेशन की मदद से। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस, अब वो क्या करेंगे, इसको कुछ बेचेंगे भी तो है, सारा खुद थोड़ी रखेंगे। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू अ नियर बाय टाउन, अब उनको क्या करना पड़ेगा, ये गेहूं को उठा के ले जाना पड़ेगा पास के शहर में। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन, अब गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पैसा लगाती है किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे रोडें बना दी, ठीक है, स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स गोदाम बना दिया है, और मेक्स बेटर रूरल रोड्स, ठीक है, रोड अच्छी करे, दैट मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर सेवरल फार्मर्स, अब क्या करते हैं, रोड अच्छी बना दे ताकि क्या कर सके, ट्रक हर जगह हर किसान के पास पहुंच सके। तो उनके पास क्या होगा, लक्ष्मी हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल क्रॉप्स, वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से फसल उगा सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। दिस एक्टिविटी कैन प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू नॉट जस्ट फार्मर्स, खाली फार्मर्स को ही नहीं, क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों को भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट और ट्रेड सर्विस में, अब ट्रक चलाने के लिए ड्राइवर भी चाहिएगा, ट्रक का मालिक भी चाहिएगा, ठीक है, तो मतलब पूरा बिजनेस होता है। अगला है, लक्ष्मीज नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर एलोन, लक्ष्मी क्या खाली पानी पर निर्भर थोड़ी है क्या, टू कल्टिवेट द लैंड, अब क्या करता है, जो फसल को अपन कल्टिवेट करते हैं, शी ऑल्सो नीड्स सीड्स, उसके लिए क्या चाहिए, उसको सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट चाहिए, जो चाहिए होता है ना, फावड़ा वगैरह सब चाहिए, पंप सेट चाहिए टू ड्रॉ वाटर, अगर मोटर ही नहीं होगी तो पानी कैसे भेजेगी खेत में। तो बीइंग अ पुअर फार्मर शी कैन नॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दिस, और इस गरीब होने की वजह से वो क्या कर सकती है, ये सारी चीजें नहीं ले सकती, इतनी सारी चीजें। सो विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स, क्या करना पड़ेगा, लोगों से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है ना, जो उधार देते हैं, एंड पे अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके लिए क्या करेंगे, जो उधार देते हैं लोग तो क्या करते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब जिनसे उधार ले रहे हैं वो तो क्या ले रहे हैं, लार्ज रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब ब्याज बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इफ द लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब वही चीज अगर बैंक उसको लोन देता है एकदम सही दाम पे, एकदम कम ब्याज पे, ठीक है, शी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेटर लैंड, और वो क्या कर सकती है, अगर बैंक सही रेट पे ब्याज दे देता है उसको, तो ये सारी चीजें वो खरीद सकती है और अपने खेत का वो क्या कर सकती है, कल्टिवेट कर सकती है। दिस मीन्स दैट अलोंग विद वाटर, पानी के साथ साथ क्या है, अपन को क्या करना है, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी देना चाहिए फार्मर्स को, जैसे फार्मर्स के लिए लोन होता है ना, ठीक है,
वी विल लुक एट सम ऑफ दिस नीड्स इन चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में देखेंगे ये सब कैसा होता है। अनदर वे बाय विच वी कैन टेकल दिस प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई। एक और तरीका है जिससे इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई करना, प्रमोट करना एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इन सेमी रूरल एरियाज। जो मतलब खेत वगैरह इन सब पास होता है ना, गाँवों के पास फैक्ट्री सेटअप करना, ठीक है, जहाँ की क्या है ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को क्या मिले, रोजगार मिल सके। जैसे किसी गांव के पास बड़ी सी फैक्ट्री लगा दी तो गांव के लोग क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री में काम करने जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस सपोज मेनी फार्मर डिसाइड टू ग्रो अरहर एंड चीक पी, ठीक है, एक अरहर उगाई लोगों ने, और क्या उगाई, चीक पी, ये होती है पल्स क्रॉप, ठीक है, दाल होती है। सेटिंग अप अ दाल मिल टू प्रोड्यूस एंड प्रोसेस दिस, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, उसी गांव के पास क्या किया, एक मिल लगा दी, किसकी, दाल मिल, ठीक है। वो क्या कर सकती है, इनके प्रोसेस कर सकती है, ठीक, जैसे इनके छिलके उतार दिए, इनको सफाई कर दी, ठीक है। एंड सेल दिस इन सिटीज इन वन सच एग्जाम्पल। इस तरीके से ये क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। उन्होंने दाल हो गई, इसके पास अपन ने दाल मिल लगा दी। ओपनिंग का कोल्ड स्टोरेज खोल दिया, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकते हैं, वो गिवन अपॉर्चुनिटी फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज एंड अनियंस, ठीक है। पोटैटो और अनियन मतलब जो फार्मर के फसल है उसको स्टोर कर सकते हैं, और कब बेचेंगे, जब उनकी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी, एकदम बढ़िया दाम आएगा तब बेच सकते हैं, ठीक है। इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन सेंटर्स। जो फॉरेस्ट, ठीक है, जो गांव फॉरेस्ट के पास है, अपन क्या कर सकते हैं, शहद कनेक्ट करने वाले सेंटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी, जहाँ पे फार्मर्स क्या है, आके शहद बेच के जाए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ऐसी इंडस्ट्रीज भी लगाने जा सकता है जो कि क्या कर सकती है, इन सब चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। वीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट्स, ठीक है, मतलब जो बाहर एक्सपोर्ट होता है। This will provide employment in industries located in semi-rural areas and not necessarily in urban centers। मतलब ये क्या करे, खाली सिटी में employment प्रोवाइड नहीं करेंगे, सेमी रूरल एरियाज जो गांव और शहर के बीच में इलाका आता है ना, वहाँ पे भी। तो व्हाट ग्रुप्स ऑफ पीपल डू यू थिंक आर अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कौन होता है और अंडर एम्प्लॉयड कौन होता है इन योर एरिया, ये पता कर लेना। Do you know that in India about 60% of the population belongs to the age group 55 to 29 years, ठीक है। 60% population कहाँ पे मिलती है, 5 to 29 years। Out of this only 51% are attending educational institution। मतलब 51% ही लोग क्या होते हैं, एजुकेशन जाते हैं, मतलब स्कूल वगैरह जाते हैं। बाकी क्या करते हैं, लेस देन 18 ईयर्स मे बी एट होम, और मेनी ऑफ देम मे बी वर्किंग एज चाइल्ड लेबर्स, मतलब बाल मजदूरी करते हैं या फिर घर पे बैठे रहते हैं। इफ दिस चिल्ड्रन आर टू अटेंड स्कूल, अगर इनको स्कूल भेजें, वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स। अगर ये सब भी स्कूल जाते हैं तो अपन को ज़्यादा बिल्डिंग चाहिए, कि ज़्यादा स्कूल चाहिए, ज़्यादा टीचर्स चाहिए, और दूसरा स्टाफ भी चाहिएगा। तो स्टडी कंडक्टेड बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग। अब किसका, कैसे जानते हैं उसको, नीति आयोग से। एस्टिमेट दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन। मतलब एजुकेशन सेक्टर में अकेले में 20 लाख जॉब्स बना सकते हैं। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स। हेल्थ सिचुएशन इंप्रूव करनी है तो अपन को डॉक्टर्स ज़्यादा चाहिए, नर्सेस चाहिएगी, हेल्थ वर्कर्स चाहिएंगे, ठीक है, कंपाउंडर वगैरह चाहिएंगे टू वर्क इन रूरल एरियाज। देयर आर सम वेज इन विच जॉब्स वुड बी क्रिएटेड एंड वुड ऑल्सो बी एबल टू एड्रेस द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर 1, ठीक है। अब एवरी रीजन और स्टेट हैज पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल इन दैट एरिया। अब हर रीजन पे क्या, रीजन के पास क्या होता है, उसका कुछ पोटेंशियल होता है। जैसे कि अपना गांव है, गांव में कोई ऐसा मंदिर होगा, रिलीजियस मंदिर, ठीक है, बहुत पुराना मंदिर है, कोई नदी होगी, कोई पहाड़ी एरिया होगा, तो हर जगह क्या होता है, उसका पोटेंशियल होता है, ठीक है। इंक्रीजिंग द इनकम, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, आय बढ़ा सकते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल, वहाँ पे क्या है, रोजगार हो, ठीक है। इट कुड बी टूरिज्म, अगर जैसे लोग घूमने आएंगे तो लोग क्या कर सकते हैं, चाय की टपरी लगा सकते हैं, ठीक है, होटल लगा सकते हैं। रीजनल क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट बेच सकते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना मिट्टी के मटकी वगैरह बेच सकते हैं। इंडस्ट्री लगा सकते हैं, और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, ये सब लगा सकते हैं। सम ऑफ दिस वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग। कुछ में प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, कि ऐसा ही नहीं कि हर के लगा दे, प्रॉपर प्लान करके चाहिएगा, सपोर्ट चाहिएगा गवर्नमेंट से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेम स्टडी बाय द प्लानिंग कमीशन सेज दैट इफ टूरिज्म एज अ सेक्टर इज इम्प्रूव, अगर अपन टूरिज्म इम्प्रूव करते हैं, एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। अब टूरिज्म से कैसे होता है, टूरिज्म होगा, लोग बाहर से आएंगे तो गाड़ी चलाने वाले चाहिएंगे, ठीक है, उनका खाना बनाने वाले चाहिएंगे, होटल को सपोर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। वो किसी दुकान से सामान भी खरीदेंगे, शॉपिंग भी करेंगे, तो इस तरीके से इंक्रीज होता है। वी मस्ट रियलाइज दैट सम ऑफ द सजेशन डिस्कस्ड अबव वुड टेक अ लॉन्ग टाइम टू इम्प्लीमेंट। पर इनको क्या लगेगा, टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में। फॉर द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए अपन को क्या चाहिए, क्विक मेजर्स चाहिए, मतलब जो फटाफट होता है। Recognizing this,
द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क। अब एक लॉ बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्या बोलते हैं उसको, राइट टू वर्क, मतलब हर आदमी को क्या है, काम करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि तू काम नहीं कर सकता, सबको क्या है, बराबर अधिकार है काम करने का, ठीक है। इन राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सब जगह लगाया। इट इज़ कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एट, MG नरेगा। एमग नरेगा सुना होगा, ठीक है, गांव में भी चलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना इसको, बोर्ड में आ सकता है। व्हाट इज MG मग नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझते हैं। इसके पॉइंट्स बनाएंगे, क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज दिस, तो अपन पॉइंट्स बना के लिखेंगे। फर्स्ट, अंडर MGNREGA, ठीक है, 2005, ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क इन रूरल एरियाज आर गारंटीज 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। मतलब जिन भी जनों को काम की ज़रूरत है या फिर जो भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ऑल दोज हु आर एबल टू, जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की ज़रूरत है, ठीक है, ये वर्क इन रूरल एरियाज, ठीक है, जो गांव में एरिया होता है वहाँ उनको क्या करता है, 100 दिन का रोजगार देती है। कौन देती है, सरकार, साल भर में। इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन दिस ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो उनको क्या देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, यानी कि पैसे देती है, ठीक है, होता है ना बेरोजगारी भत्ता, जो काम नहीं करते हैं उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। The types of works that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act, ठीक है। ऐसे ऐसे वर्क्स जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि भविष्य में क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सके प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, विल बी गिवन प्रेफरेंस, उनको अंडर प्रेफरेंस देते हैं इस एक्ट के अंदर, ठीक है। ये लेट्स वर्क इज द वर्क दिस आउट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। लेट अस एग्जामिन अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी। एक और तरीका देखते हैं। दिस लुक्स एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड, पीपल किस तरीके से एम्प्लॉयड होता है, ठीक है। व्हाट आर देयर कंडीशंस ऑफ वर्क, आर देयर एनी रूल्स और रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल समझाता हूँ, ध्यान से पढ़ना। पहला है कांता, ठीक है। कांता क्या करती है, एक ऑफिस में काम करती है। वो उसका ऑफिस रोज जाती है, कब, 9:30 बजे सुबह और शाम को 5:30 बजे। शी गेट्स ए सैलरी रेगुलरली, उसको क्या करती है, रोज सैलरी मिलती है, ठीक है, मतलब हर महीने के अंत में क्या होती है, उसको सैलरी मिलती है। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है एज पर द रूल्स रेट डाउन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो सरकार ने नियम लागू करे, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, ठीक है, अलाउंस मिलना। शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेस, ठीक है, अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे मेडिकल अलाउंस होती है, ठीक है, PF अकाउंट करता है। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे, संडे की क्या होती है, उसको छुट्टी मिलती है, पेड हॉलीडे, मतलब संडे को वो ऑफिस नहीं जाती है, फिर भी उसको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं। वैन शी ज्वाइन द वर्क शी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जिसमें क्या होती है, सारी टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती है। तो ये क्या है, मतलब बहुत अच्छे ऑफिस में काम कर रही है जहाँ पे सब चीज़ क्या है, सिस्टमेटिक है। दूसरा बात करते हैं कमल, ठीक है। कमल को ना कांता का पड़ोसी है। ही इज अ डेली वेज लेबरर, डेली वेज लेबरर मतलब रोज काम करता है, दिन दान की जो करते हैं ना, रोज काम करते हैं, रोज के पैसे मिल जाते हैं, खत्म बात। इन अ नियर बाय ग्रोसरी शॉप, ठीक है, ग्रोसरी शॉप, ठीक है, किराने की दुकान पे। ही गोज टू शॉप एट 7:30, ठीक है, सुबह 7:30 जाता है एंड कब तक काम करता है, 8 बजे तक, शाम तक। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस, उसको कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिलता, उसके सेठ जी जितना पैसा देते हैं उतना ही उसको मिलता है। ही इज नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। अब जैसे उसने एक दिन छुट्टी ले ली तो सेठ जी क्या करेंगे, उसकी तनख्वाह काट देंगे। ही इज देयर फॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, उसके पास न कोई लीव्स है और न कोई पेड हॉलीडेज है, ठीक है। नॉर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर, अब उसको कोई ऐसा लेटर नहीं दिया, ऑफर लेटर नहीं दिया, ठीक है, कि उसको बस कि उसको मैंने रोजगार दिया। सेठ जी की इच्छा है इसको निकालना, दुकान से निकाल दिया, कोई मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है उसका, ठीक है, सेठ जी की मर्जी जो भी। तो ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। तो दो तरीके देखे, एक तरीके में सिस्टमेटिक काम है सारा, एक तरीके में क्या है, थोड़ा अनसिस्टमेटिक काम है। तो डू यू सी द डिफरेंसेस इन द कंडीशंस ऑफ वर्क बिटवीन कांता एंड कमल। तो अपन को कांता और कमल में क्या दिखा, डिफरेंस दिखा, ठीक है। तो क्या बात कर रहे हैं अपन, कांता वर्क्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, कांता कहाँ काम कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोस एंटरप्राइज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर एंड देयरफॉर पीपल हैव अश्योर्ड वर्क, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं कोई बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, यहाँ पे क्या है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, रेगुलर है। तुमको बोला भाई इतना काम है, इतना काम करना है, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है।
और ऐसा नहीं कि अपन उसको एम्प्लॉय को एकदम से निकाल देंगे, उसको पहले नोटिस पीरियड देते हैं कि भाई 10 दिन में तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, 30 दिन में आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इस तरीके से काम चलता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी हुई और निकाल दिया, इस तरीके से नहीं होता है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो क्या होता है गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, एंड हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो लो कानून लोग गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो सब उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, इतनी तनख्वाह तो देनी ही है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्सेट्रा। ये हुआ ऑर्गेनाइज सेक्टर का सेकंड पॉइंट, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। अब इसको ऑर्गेनाइज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास क्या होता है फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। फॉर्मल मतलब जो मतलब प्रोफेशनल तरीके से काम चलता है यहाँ पे सारा। जैसे यहाँ पे आप जाओगे आपको रोज अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, इस तरीके से काम होता है, ठीक है। सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन, some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations, ठीक है। some of the people may not be employed by anyone, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के द्वारा रोजगार नहीं किया, मतलब उनको कोई एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, वो खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है। पर तो भी उनको क्या करना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट से रजिस्टर कराना पड़ता है खुद को, और उनके सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ये होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या होती है सिक्योरिटी होती है किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। उनको पता है कि उनको ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, उनको पता है कि भाई उनको फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पे ही वर्क करना है, जैसे उनका ऑफिस का टाइम है उस ऑफिस के टाइम पे ही वर्क करेंगे, उससे ज़्यादा वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। इफ़ दे वर्क मोर, अगर वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनको क्या करता है ओवर टाइम मिलता है, ठीक है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, उनको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। व्हाट आर दिस बेनिफिट्स, अब बेनिफिट्स क्या होता है, दे गेट पेड लीव्स, पेड लीव मिलती है, ठीक है। जैसे हफ्ते महीने होता है, महीने में होता है ना 2 दिन छुट्टी, ठीक है, 2 दिन पेड लीव मिलती है, आप नहीं आओगे तो भी आपकी तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स एंड अंडर लॉज द फैक्ट्री मैनेजर हैज टू इंश्योर फैसिलिटीज। अब लॉज क्या कहता है, वहाँ पे उनको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब जब जब वो रिटायर्ड होते हैं तो उनके पास क्या होती है पेंशन भी मिलती है, ठीक है। जैसे पीएफ अकाउंट में करता रहता है, जब रिटायरमेंट होता है तो अपन को बहुत सारा फंड मिलता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में पेंशन मिलती है, इस तरीके से। इन कॉन्ट्रास्ट, अब कॉन्ट्रास्ट में क्या है, कमल कहाँ पे काम करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स व्हिच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे किराना की दुकान है, वहाँ पे क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल तो ठीक है, वहाँ पे तो कौन मालिक है, सेठ जी मालिक है, सेठ जी की जो इच्छा होगी वो करेगा। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट देयर आर नॉट फॉलोड। रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार ने बनाई होगी तो भी क्या है, जरूरी नहीं कि सेठ जी फॉलो ही करे, सरकार कहाँ कहाँ जाएगी देखने। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, यहाँ पे तनख्वाह भी क्या होती है कम होती है, और जॉब भी क्या होती है रेगुलर नहीं होती है, ठीक है। सेठ जी का मन हुआ धंधे में काटा हुआ तो नौकर क्या कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, अब जैसे सीजन का टाइम है, जरूरी नहीं कि सेठ जी ओवर टाइम के पैसे दे, ठीक है। सेठ जी की इच्छा हुई तो दी, नहीं हुए तो नहीं दी। पेड लीव नहीं होते, हॉलीडेज नहीं होते हैं, बीमारी पे कोई लीव नहीं देते क्योंकि वो तनख्वाह कटती है, जब आपने छुट्टी ली आपकी सैलरी कटेगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी निकाल सकते हैं। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण दिए निकाल सकते हैं, ठीक है। व्हेन देयर इज लेस वर्क, when there is less work such as during some season some people may be asked to leave. A lot of depends on the whims of the employer, employer मतलब आपका मालिक कौन है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। दिस सेक्टर इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स, ठीक है, जो खुद से रोजगार मतलब जो खुद से काम करते हैं, स्मॉल जॉब्स जैसे सेलिंग ऑन द स्ट्रीट, जो गलियों में माल जो बेचते हैं ना, फेरी वाले वगैरह, डूइंग रिपेयर वर्क्स एक्सेट्रा। फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन लैंड एंड हायर लेबरर्स एंड व्हेन दे रिक्वायर, ठीक है। अब हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके साथ तो गलत व्यवहार होता है, ठीक है, उनके साथ तो सब चीज़ें गलत होती है, तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करें। द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर मोस्ट सॉट आफ्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो नौकरियां जिनके पीछे सब लोग भागते हैं वो कहाँ पे होती है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपांडिंग वेरी स्लोली, पर यहाँ पे क्या है रोजगार बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब बहुत सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज को अपन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी देख सकते हैं।
दे एडॉप्ट सच स्ट्रेटेजीज टू अवॉइड टैक्सेस। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको क्या करना है, टैक्स बचाना है। सरकार वो टैक्स लगाती है, वो चाहते हैं कि हमारा टैक्स बचे, ठीक है। वो रिफ्यूज कर देते, मना कर देते कि भाई हम लेबर का लॉ फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे रिजल्ट, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी करने के लिए मजबूर है, जहाँ पे क्या होती है, सैलरी भी कम होती है। जैसे अपन गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, क्या होती है, अच्छी सैलरी होती है, काम भी कम होता है। पर वही अगर दुकान वाले की बात करें, वहाँ पे क्या होता है, काम भी ज़्यादा होता है और सैलरी भी कम होती है। दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। उनको एक्सप्लॉइट करे जाते हैं, नॉट पेड अ फेयर वेज, जितना देना चाहिए उतनी तनख्वाह नहीं देते हैं। देयर अर्निंग्स आर लो, तनख्वाह कम होती है। नॉट रेगुलर, रेगुलर भी नहीं होती है। दिस जॉब्स आर नॉट सिक्योर, सिक्योर भी नहीं होती है। एंड उनके पास कोई भी अदर बेनिफिट नहीं होता, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह, ये सब कुछ भी नहीं होता है। Since 1990s, it is also common to see a large number of workers losing their job in the organized sector. 1990 से देखा जा रहा है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जॉब्स खो रहे हैं, किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। दिस वर्कर्स आर फोर्स टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको फोर्स करा जा रहा है, ठीक है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब ले रहा है, ठीक है। लो अर्निंग्स, हैंस बिसाइड द नीड टू फॉर मोर वर्क, देयर इज अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनको अपन को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। जैसे ये आदमी बैठा हुआ है छोटी सी दुकान लेके, देखो कितनी छोटी सी दुकान है और इसका प्रॉफिट कितना कम होगा, अंदाजा लगा लो। हु आर दिस वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन? अब ये पीपल कौन है भाई, जिनको प्रोटेक्शन चाहिए? इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, मजदूर लोग। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास छोटे से खेत हैं। शेयर क्रॉपर्स एंड आर्टिसंस, ठीक है, सच एस वीवर्स, ठीक है, जो सिलाई करते हैं, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स और गोल्ड स्मिथ्स। Nearly 80% of rural households in India are in small and marginal farmer category. These farmers need to be supported through adequate facility for timely delivery of seeds, agricultural inputs, credit storage and facilities, and marketing outlets. In the urban areas, unorganized sector comprises mainly of workers in small scale industries, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर अर्बन एरिया, सिटीज में क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन में मजदूर करते हैं। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, जैसे ड्राइवर वगैरह हो गया। एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स, जो गलियों में फेरी लगाते हैं, ठीक है। हेड लोड वर्कर्स, गारमेंट मेकर्स, रैक पिकर्स, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल्स एंड मार्केटिंग फॉर आउटपुट। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। अब इन दोनों जगह अपन को क्या करना है, इनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इनके साथ गलत व्यवहार नहीं हो। वी ऑल्सो फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, SC ST वाले होते हैं, ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज, पिछड़े वर्ग से, ठीक है, जैसे दलित वगैरह होते हैं, इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। बिसाइड गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दिस वर्कर्स ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ क्या करते हैं, भेदभाव भी करते हैं, छुआछूत भी करते हैं। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। दोनों चीज़ों के लिए अपन को क्या करना है, इनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है। When factories close down, many once regular workers are found selling goods or pushing a cart or doing some other job. जब भी कोई फैक्ट्री बंद होती है, तो उसके बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। लेट्स रिकॉल, ठीक है, ये सब ये काम की नहीं है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के टर्म्स में, ठीक है, कौन उनका मालिक है, कौन उनका हकदार है, क्या होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है। इसको अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगला है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब उनको ओन कौन करता है, उनका मालिक कौन है, ठीक है। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। ये नाम पहले भी सुने होंगे, ठीक है ना, चैप्टर से बाहर भी सुने होंगे, जनरली न्यूज़पेपर वगैरह सब में ही पढ़ते हैं। तो अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन्स एसेट्स। एसेट्स मतलब कौन ओन करता है, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज कौन डिलीवर करता है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट। पब्लिक सेक्टर में क्या होती है, ज्यादातर एसेट्स कौन ओन करके रखती है, गवर्नमेंट। एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज, और सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट। इन द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में क्या आता है, जैसे प्राइवेट कंपनीज होती है वैसे ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, ठीक है। किसके हाथ में होती है, कंपनीज में होती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, प्राइवेट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लेते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी। सारी चीजें किसके हाथ में है, अंबानी के हाथ में। पब्लिक सेक्टर में ले लेते हैं, जैसे मंत्रालय ले लेते हैं, कोई सा भी विदेश मंत्रालय ले लेते हैं, तो उसका जिम्मेदारी किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। रेलवेज जैसे कि बात करते हैं, रेलवेज इज द एंड पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, गवर्नमेंट काम करती है। लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है। वेयर एज कंपनीज, ठीक है, बाकी अलग
जैसे कंपनीज होती है टाइटा, आयरन, स्टील, ये सब क्या होती है, प्राइवेटली ओन्ड होती है। एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स। अब प्राइवेट सेक्टर में लोग काम क्यों करते हैं? मुकेश अंबानी क्या चाहता है? मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना चाहता है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दिस इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। अब अपन जैसे फोन में रिचार्ज कराते हैं, अपन क्या करते हैं, रिलायंस वाले को मतलब जियो वाले को क्या करते हैं, पैसे देते हैं रिचार्ज करने के, ठीक है, उससे वो क्या करता है, प्रॉफिट कमाता है। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स। अब पब्लिक सेक्टर में क्या है, सरकार यूं ही थोड़ी चाहती है कि खाली मुनाफा ही कमाए। सरकार क्या चाहती है, सरकार गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस, टैक्स लेती है अपन से सरकार, उससे क्या बनाती है, पैसा बनाती है। एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, और उसी टैक्स का क्या उपयोग करती है, अपन को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे रेलवे की बात करते हैं तो क्या होता है, ट्रेन का टिकट कितना सस्ता होता है, ठीक है, वही अगर अपन खुद की गाड़ी लेके जाते तो कितना महंगा पड़ता है। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। गवर्नमेंट करती है बहुत सारी एक्टिविटीज पे स्पेंड करती है। अब ये एक्टिविटीज क्या होती है, स्पेंड क्यों करती है, और ये सब अपन पता करते हैं। तो देयर आर सेवरल थिंग्स विच नीडेड बाय द सोसाइटी एज अ होल बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। अब कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि अगर सब जनों को चाहिए होती है, जैसे बस है सब जनों को चाहिए होती है, रेलवे सब जनों को चाहिए होती है, ठीक है, पर ये सब अगर अपन अगर रेलवे को अंबानी चलाता है, ठीक है, अंबानी की खुद की ट्रेन होती है, प्राइवेट ट्रेन, तो क्या करता है, बहुत महंगा कर देता है टिकट, जितना लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से, ठीक है, सम ऑफ दिस नीड स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी। इसमें क्या होता है, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। अब अपन जैसे देश भर के रेलवे की बात करते हो, क्या करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी ट्रेन है, ट्रेन महंगी आती है। जैसे एक फाइटर जेट की बात कर लेते हैं, करोड़ों रुपए का आता है। तो इतना सब एक प्राइवेट कंपनी नहीं खरीद सकती। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज दिस फैसिलिटीज इज नॉट इजी। और हर जने से पैसा टैक्स लेना गया इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। जैसे अंबानी अगर रेल चला रहा होता तो वो एक एक जने से टैक्स थोड़ी लेता गया, उसके लिए तो मतलब बहुत भारी काम हो जाता है। ये कौन कर सकता है, सरकार ही कर सकती है। और वैसे भी लोग टैक्स देते कहाँ हैं, आधे तो बिना टिकट के ट्रेन में कूद जाते हैं, ठीक है। इवन इफ दे डू प्रोवाइड दिस थिंग्स, अगर वो प्रोवाइड भी करते हैं, वो चार्ज हाई रेट फॉर देयर यूज, वो उनके यूज के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरिगेशन थ्रू डैम्स एक्सेट्रा। ये क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग को, इसीलिए क्या करता है गवर्नमेंट, इसलिए क्या करता है गवर्नमेंट को ये सब अपने जिम्मेदारी में लेना पड़ता है। एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन, और इंश्योर करती है कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, सबको अवेलेबल हो। देयर आर सम एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट। अब कुछ एक्टिविटीज होती है जिनको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट इंकरेजेस इट। अब प्राइवेट क्या होता है, जरूरी नहीं कि प्राइवेट सेक्टर हमेशा काम ही करता रहे, प्राइवेट सेक्टर तब तक नहीं करेगा जब तक गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ही नहीं करती। जैसे रेलवे, मुकेश अंबानी की बात करता है, अगर गवर्नमेंट 50% टैक्स लगा दे, वो तो बोल देगा कि मैं कल से जियो की सिम ही नहीं बेचूंगा, मैं तो कल से नेटवर्क ही नहीं डालूंगा, मतलब नेटवर्क भी बंद कर दूंगा। तो जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी तब तक क्या करेगा, वो लोग काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। अब जितने में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उतने में ही अगर आप बेच रहे हो तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज, तो वो क्या होगा, लॉस में जाएगा। मेनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन, ठीक है, शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब बंद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दिस इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड, और इसी वजह से क्या होती है, गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट हैज टू बियर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अब कभी होता है कि गवर्नमेंट को खुद से पैसे देने पड़े इनको, ठीक है, कॉस्ट करने के लिए। जैसे कि अपन गेहूँ, फ्री गेहूँ की बात करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, महंगे दाम पे खरीदती है और कम पे बेचती है। तो जो बीज का जो हिस्सा आ रहा है, बीज के जो पैसे लगा रहा है, वो कौन लगा रहा है, गवर्नमेंट लगाई है। सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बायज वीट, गेहूँ लेती है, चावल लेती है, किससे, फार्मर से, एट अ फेयर प्राइस, मतलब सही दाम पे, ठीक है। दिस इट स्टोर्स इन इट्स गोदाम, उसको गोदाम में स्टोर करती है, और सेल्स एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स थ्रू रेशन शॉप्स। और जो है रेशन की दुकान होती है ना, राशन की दुकान है, वहाँ पे क्या करती है, कम दाम पे बेचती है। यू हैव रीड अबाउट दिस इन चैप्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9, फूड सिक्योरिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, गवर्नमेंट को अपने खुद से कुछ पैसा लगाना पड़ता है। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स, और क्या करता है, फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को सपोर्ट करता है इस तरीके से। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब कुछ एक्टिविटीज होती है जो कि क्या होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, गवर्नमेंट को उस पर खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। अब हेल्थ, जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल तो सरकार को लाना ही पड़ता है क्योंकि इतने महंगे होते हैं इलाज, हर जना अफोर्ड नहीं कर सकता। एजुकेशन, अब जरूरी तो नहीं कि हर जना प्राइवेट स्कूल में 5-10 हज़ार फीस दे के ही पढ़ा है, ठीक है।
तो ये सब गवर्नमेंट को अफोर्ड करना पड़ता है। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दिस इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। रनिंग प्रॉपर स्कूल जरूरी है एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 10वीं 12वीं तक तो पढ़ाना ही चाहिए। इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की क्या है, ड्यूटी है। इंडिया साइज इज इलिटरेट ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वर्ल्ड, मतलब अपने देश में अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा है। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished. Malnourished मतलब उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है। एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल, और कुछ तो क्या है, बीमार है। वी हैव रेड अबाउट द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पता है, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ओडिशा में 36 है, इज हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो मतलब जो बहुत गरीब देश है ना, उनसे भी हायर है, जो कि जबकि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में भी ध्यान देना चाहिए, सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी चाहिए, हाउसिंग फैसिलिटीज चाहिए, ठीक है, पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन भी चाहिए, खाना और न्यूट्रिशन भी चाहिए। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट, गरीब से गरीब लोग का भी, और जो इग्नोर, जिनको नकारा हुआ है, ठीक है ना, उन लोगों का भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट को। समिंग अप, इन दिस चैप्टर वी लुक एट द वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सम मीनिंगफुल ग्रुप्स, ठीक है। अपन ने देखा मीनिंगफुल ग्रुप्स में कैसे क्लासीफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी रिलेट्स टू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। The data for India for the last 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most GDP. GDP बढ़ा था, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जितना उत्पादन होता है देश में तीनों सेक्टर से मिला के। The employment remains in the primary sector. We have also seen what all can be done for increasing employment. इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था, इंडस्ट्रीज ले सकते हैं वगैरह, अपन ने सब पढ़ा था बीच में, ठीक है। उनका एग्जाम्पल भी लिया था लक्ष्मी का। Another classification is to consider whether people are working in organized or unorganized sector. ऑर्गेनाइज सेक्टर बताया था, बढ़िया ऑफिस में काम कर रही है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एग्जांपल लिया था कमल का, जो कि क्या करता है, दुकान पे काम करता है। उस तरीके से ये दोनों पढ़े थे। मोस्ट पीपल आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, तो उनका प्रोटेक्शन करना पड़ता है। प्रोटेक्शन क्यों करना पड़ता है, बताया था इस चैप्टर में, क्यों करना पड़ता है, उनके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होती है, उनका रोजगार नहीं होता, इस तरीके से। वी ऑल्सो लुक एट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज। प्राइवेट एक्टिविटीज क्या होती है, पब्लिक एक्टिविटीज क्या होती है, ये भी देखा अपन ने। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इन पे फोकस करना, ठीक है। ये सब अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में, बड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट है। मेन चीज बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें। फर्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स, ठीक है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इन तीनों के बीच में क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इसमें तो कुछ नहीं। यहाँ से बनता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीबीए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जीडीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर पढ़ देंगे, फिर पढ़ा था टर्शरी सेक्टर। वाई इज द टर्शरी सेक्टर इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। फिर इसके बाद है अंडर एम्प्लॉयड और डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ से एक 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल दे रखा है ना नीचे, हाँ, लक्ष्मी किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, बाय चांस आ सकता है, बाय चांस, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर मगनरेगा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पॉइंट्स भी याद करने पड़ेंगे इसके। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, क्या सॉरी, बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अपन चलेंगे पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर, ये थोड़ा आ सकता है बस, ठीक है। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया, उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं बोले उन पे ध्यान ही नहीं देना है, पढ़ के सब जाना है, पर जो इंपॉर्टेंट बोले उन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो बस ये चैप्टर खत्म हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे ये एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइवेट सेक्टर हैज़ प्राइवेट सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज अ प्रोडक्शन। प्राइवेट सर्विस सेक्टर में क्या होती है, हैज़ नॉट इंक्रीज है, ठीक है, इतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में काम करते हैं, वो क्या करते हैं, गुड्स नहीं बनाते हैं, खाली उनको गुड्स कहाँ पे बनाते हैं, एग्रीकल्चर में बनाते हैं।
मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी किसमें होती है? रोजगार, एम्प्लॉयमेंट पक्का रहेगा। किसमें होती है? ऑर्गेनाइज में। बताया था ना गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। अनऑर्गेनाइज में बताया था जैसे दुकान पे काम कर रहा है कभी भी निकाल देगा। तो जॉब सिक्योरिटी क्या होती है? ऑर्गेनाइज में रहती है। A dash proportion of laborers in India are working in unorganized sector। कौन से? लार्ज नंबर। कॉटन इज डैश, कॉटन क्या है? नेचुरल है कि बनाते हैं? नेचुरल है। एंड क्लोथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड, क्लोथ क्या है? मैन्युफैक्चर्ड है, क्लोथ अपन बनाते हैं। द एक्टिविटीज इन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती है, ठीक है। अपन कॉटन उगाएंगे फिर उससे कपड़ा बनेगा, कपड़ा बनेगा तो अपन दुकान पे बेचेंगे। The sectors are classified into public and private sector on the basis of ownership। ओनरशिप अभी बताया, कौन उनका मालिक है, पब्लिक है कि प्राइवेट है। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज इन एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज का। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इन टर्म्स ऑफ जीवीए शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज बिटवीन, ये तो ग्राफ देख के बताना, इसका नहीं है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग। अनइरिगेटेड फील्ड, बिना सिंचाई करा हुआ खेत, कहाँ पे आएगा? कोऑपरेटिव मार्किंग, सेटिंग ऑफ एग्रोबेस मिल्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस बाय सम पॉसिबल मेजर्स। और बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लोन इंस्टेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनल्स बाय द गवर्नमेंट। देखो खेत में सिंचाई नहीं हुई तो क्या करेंगे? नाले बनाएंगे ना पानी के, ये यहाँ पे आएगा। लो प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, तो क्रॉप्स क्या होगा? प्रोक्यूरमेंट ऑफ फ्रूट ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट, इसका ये होगा सेकंड का सी। डेब्ट बर्डन, अब क्या होता है उसके ऊपर इसका लोन है, तो लेन क्या है? लोन का क्या कर सकता है? बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट। नो जॉब इन द ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में कोई जॉब नहीं है। सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, ये कर सकते हैं। कंपेयर टू सेल देयर ग्रेन्स टू लोकल ट्रेडर सून आफ्टर हार्वेस्ट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। ऊपर नीचे हो तो देख लेना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब ठीक है। ये क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर खत्म, थैंक यू।